चलिए बेटा, सो देखिए अब हमको आगे देखना है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जो कि फिलहाल पॉइंट ए पे रखा गया है। ओके, तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए पे रखा गया है, तो उसमें हमको क्या क्या देखना है? सबसे पहले जो देखना है वो है एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। सबसे पहला जो पार्ट हमको देखना है इसमें वो है एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इस चार्ज को यहां रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां ट्रेवल करती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, इसका मतलब यहां बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है कोई तो भी, और उधर कहीं तो भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब ऐसा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो एकदम झटके से ऐसा जोर से फेंकेगा उसको, और इसका मोशन क्या रहेगा? एक एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, क्योंकि उधर क्या है? नेगेटिव चार्ज, उसको खींचेगा। उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ती रहेगी ना। कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा क्या? नहीं, तेजी से बढ़ता हुआ जाएगा स्पीड, है ना। तो अब मैं कहूँगा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसकी स्पीड बढ़ते चले जाएगी, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? देखो, आप एक बात जानते हो कि F = QE, ये बात अच्छे से जानते हो फॉर्मूला। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट आपने ये न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा है, F = ma। अब F की जगह ma लिखो, ma = QE, है ना। अब एक काम करो, m को उधर ट्रांसफर कर दो, देखो a क्या रहेगा? QE/m। और लो जी, आ गया आपका आंसर, है ना। ये रहेगा फॉर्मूला फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। आया समझ में? ठीक है। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, है ना। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t। मान लो मिसाल के तौर पे टाइम t में ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, पॉइंट A से पॉइंट B पर आया। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको टाइम कितना लग गया? t टाइम लग गया। तो भैया अब बताओ, जब वो B पॉइंट पे पहुँचेगा तो भैया उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा मान लिया वेलोसिटी आपको B पॉइंट पे निकालना है। अच्छा, जब ये आपने इसको रखे थे A पॉइंट पे, आपने इसको ऐसा फेंके थे या रखे थे? रखे थे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। और फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन में आगे बढ़ गया। तो मैं कहूँगा ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा देखो कैसा है, सिंपल सी बात है, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि भैया ये एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। मैंने बोलता हूँ हमेशा कि अगर आपको पिछले चैप्टर्स का नॉलेज अच्छा है तो आगे के चैप्टर्स इजीली जमते हैं। अब तुम्हारे जिसको, अब तुम लोग को देखने की आदत पड़ गई, काइनेमेटिकल इक्वेशन सुनने की आदत पड़ गई, तो इसीलिए फट से घंटी बज गई कि हाँ भाई काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा, क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हम लोग कहेंगे अगर ऐसी बात है, सिंस इट्स मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्योंकि उसका मोशन एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसी कारणवश मैं कहूँगा भैया आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे v = u + at। मगर किंतु परंतु बट इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0 है,
और एक्सेलरेशन क्या है बेटा, वो है QE अपॉन m। इसी कारण से v का फॉर्मूला क्या रहेगा, 0 प्लस QE अपॉन m इंटू टी, जिसको मैं फाइनली ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज v इक्वल्स टू QE अपॉन m इंटू टी। ये है फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आफ्टर टाइम t। टाइम t के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, हमको वो कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? ठीक है। फिर उसके बाद इसी का एक और फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस के साथ, है ना। लेट अस अज्यूम दैट चार्ज्ड पार्टिकल covers distance s in the given time। मान के ये चलो कि चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस s कवर करता है इन द गिवन टाइम, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। ये फॉर्मूला लगाएंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन का, है ना। अब आपके पास टाइम दिया हुआ हो और वेलोसिटी निकालना हो तो v इक्वल्स टू u प्लस at। आपके पास डिस्टेंस दिया हो और फाइनल वेलोसिटी निकालना हो इन एनी एक्सेलरेटेड मोशन तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो यार u की तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। u की तो वैल्यू 0 है सिंस, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस as। मगर जैसे कि आप जानते हैं a की वैल्यू तो क्या है, QE अपॉन m है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस QE अपॉन m इंटू s। सो दिस इज इट, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, है ना, ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस s। आई बात समझ में? एक और फॉर्मूला डेवलप होता है फाइनल वेलोसिटी का, हालांकि वो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है जो कि आगे के टॉपिक में आने वाला है, मगर बात चल रही है वेलोसिटी की तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स फील्ड में रखा जाता है ना, जैसे कि बात बताओ, ये यहाँ रखते से ही अपने आप मूव हुआ, ऐसा आपने थ्रो किया क्या, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा रखा, नीचे मूव हुआ, मैंने नीचे फेंका क्या, नहीं। अगर मान लो ये मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसको पास में रखा और छोड़ दिया, ये वाले मैग्नेट को लेफ्ट हैंड में जो है मेरे मैग्नेट छोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। ये खुद ब खुद आगे बढ़ा, क्यों बढ़ा, इसके पास एक खास किस्म की प्रॉपर्टी थी जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ एग्जिस्ट करती है, कंजर्वेटिव फोर्स जहाँ होते हैं वहाँ, है ना। अब वर्क कंजर्वेटिव फोर्स याद होगा, अपन ने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़े थे अपन ने, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, खासियत ये होती है कि उसकी, जैसा कि मान लो उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नाम का एक कीड़ा होता है उसके अंदर। तो अब अगर मैं उसके पास रखूँगा तो एक तो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस मामले में वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, इस मामले में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेट के मामले में वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो इन सब के पास इस सिचुएशन में क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। अब मैं अगर कहूँगा जब ये यहाँ रखा गया था, है ना, मैं लिखूंगा यहाँ पे व्हेन द चार्ज्ड पार्टिकल is at A and then due to electric field it moves further it loses potential energy। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसा रखेंगे और वो आगे बढ़ेगा, अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन में बढ़ा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपको वर्क एनर्जी एंड पावर का रिवीजन आप करते हैं बराबर, तो आपको एक चीज़ याद होगा
when you move in the direction of the force, potential energy decreases, and when you move against the direction of force, potential energy increases. ये याद है कुछ आपको? ये वर्क एनर्जी एंड पावर में बड़े खास तौर से बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, बोला था भाई याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आएगा। अब जब काम में आ रहा है तो याद नहीं है वो, है ना, इसीलिए बोलते हैं कि बार बार रिवाइज करते चलो। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। तो जब भी आप फोर्स के डायरेक्शन में मूव होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और जब फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि मेरा चार्ज फोर्स के डायरेक्शन में मूव हुआ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, इट हैज़ लॉस्ट सम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, गिवन बाय वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि भाई डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। अब ये कैसा आया अभी हम आपको बाद में बताएंगे, है ना, इसके अगले चैप्टर में है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट, तो वहाँ पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी का जो आया लॉस हुआ उसका फॉर्मूला ये है। अच्छा, ये जो लॉस होता है एनर्जी तो कहीं जाती नहीं, है ना, वो कहीं ना कहीं अपना रूप बदल लेती है। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ तो गया कहाँ, वो गेन हुआ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोलूँगा, तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, दिस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिजल्टेड इन गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी में गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में लॉस। काइनेटिक एनर्जी में गेन क्या आएगा, हाफ ऑफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा उसको क्या लिखेंगे, q टाइम्स ऑफ डेल्टा v। ओके, फिर उसके बाद क्या, 2 को उधर लेके जाओ, तो मैं लिखूँगा ये हो जाएगा v² इज इक्वल्स टू ट्वाइस q डेल्टा v अपॉन m। देखो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस q डेल्टा v अपॉन m। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये एक और फॉर्मूला तुम्हारे सामने आया है। ओवरऑल कितने फॉर्मूला देखे तुमने वेलोसिटी के, 3। एक है क्यू ई एम अपॉन इंटू टी, जब ये आपको टाइम दिया हुआ रहो, जब डिस्टेंस दिया रहो, और जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, है ना। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी निकालो चार्ज की, तो क्या दिया उसके लिए निकालने के लिए, टाइम दिया क्या, तो वो वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस दिया गया तो ये वाला फॉर्मूला, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट पार्ट, मोमेंटम ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। मोमेंटम ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल का मोमेंटम, बहुत आसान। अरे भैया, मोमेंटम का फॉर्मूला तो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर ऐसी बात है कि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मैं मोमेंटम को ऐसा लिख सकता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था भाई पहले, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। एम और एम क्या हो जाएगा, कैंसल, तो देखो P इज इक्वल्स टू जस्ट क्यू ई टी, है ना, क्यू ई टी, ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। इसको और इलाबरेट कर सकते हैं, ऑल्सो P इज इक्वल्स टू m। मैं वेलोसिटी का सेकंड वाला फॉर्मूला अगर डाल दूँ, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस क्यू ई अपॉन m इंटू एस, सॉरी एस तो बाहर है, रूट के बाहर है ना, नहीं अंदर है, अंदर, इंटू एस। तो अब क्या, m को अंदर भेजो, m अगर अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, m², फिर m² और नीचे m है, उसमें m नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ट्वाइस m क्यू ई इंटू एस। ये दूसरा फॉर्मूला मोमेंटम का। तुमको आएंगे नीट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएंगे, है ना, जेई में भी चांसेस वही है डायरेक्ट फॉर्मूला आने का।
नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान है तुम्हारे लिए तो। अब वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल ही गया ना, कुछ ज़्यादा बचा क्या उसके अंदर। फिर चौथा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? हाफ ऑफ mv²। तुम्हारे पास तो 3 फॉर्मूले वी के, डालते जाओ एक एक करके, देखो फिर फॉर्मूला क्या बनता है ना। तो एक तो फॉर्मूला ये बनेगा कि E इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q² E² T² अपॉन m² इंटू m। ये वाला m, ये m पहले लिखना चाहिए था मैंने, ये वाला m, तो ये m कैंसिल हो जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q² E² T² अपॉन m, या जस्ट ट्वाइस m भी लिखा जाता है, वो जो भी है। दूसरा फॉर्मूला वहाँ से निकालो। ऑल्सो हाफ ऑफ mv² यानी कि ये रूट हट जाएगा, ट्वाइस QES अपॉन m, कैंसल टू भी कैंसल, Q इंटू E तो S। वैसे ये जो फॉर्मूला है वर्क एनर्जी एंड पावर का, एक पर्टिकुलर थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। बताओ कौन सा थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। एक ही तो थ्योरम पढ़े अपन इस चैप्टर में। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बोले तो क्या है? फोर्स। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कुल मिला के क्या हो गया? वर्क डन। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? के ईच है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन में इसमें पूछ सकते हैं वो कि फॉलोइंग इक्वेशन जस्टिफाइज वर्क एनर्जी थ्योरम, यस, इस तरह से कुछ। यू शुड बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन। इधर का पार्ट हो गया है सभी का, राइट साइड का? एनीबॉडी राइट साइड का पार्ट बाकी है? ठीक है। Equation of trajectory and velocity when a charged particle enters uniform electric field with some initial velocity. X-axis, Y-axis.
जब कोई चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो डिटरमाइन करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉड्यूल में। इसके कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे तो 3-4 ही है, मगर हैं अच्छे क्वेश्चंस इस पर मौजूद है। आप इस पर फोकस करो। डायग्राम को बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के देता है, कई बार कभी कभार कुछ प्लेट्स लगा देता है वो इस तरह के। वो बोलता है कि देखो भैया यहाँ से ऊपर निगेटिव चार्ज है, नीचे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये एंटर कर रहा है, वो इधर जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल इसमें आते रहते हैं, तो बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है इसमें। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें पूछा गया है। सबसे ज़्यादा मेन फोकस है पहला तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर, दूसरा क्या है वेलोसिटी पर। तो पहला प्राइम फोकस आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर करिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला हमारा प्राइम फोकस फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो चलिए बात चल रही है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की। जब बात चल रही है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की तो हमारे मन में सवाल आएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकाली जाती है। अब तक आपको आ जाना चाहिए, कई बार हम देख चुके हैं, खासतौर से जब हम लोग मोशन से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ रहे थे 1D 2D, ये 2D में, सॉरी नॉट 1D 2D में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कई बार निकाले। क्या करते हैं, एक्स की इक्वेशन बनाते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई की इक्वेशन बनाते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी एक में से टी की वैल्यू उठाकर दूसरे में डालते हैं तो पूरी इक्वेशन वाई और एक्स में बन जाती है। उसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो बोले यहाँ एक्स की इक्वेशन कैसे आएगी, वाई की इक्वेशन कैसे आएगी, इसको समझने के लिए है ना हमें थोड़ा सा उसके मोशन पे, हर आजू बाजू के जो सराउंडिंग है उस पर गौर करना पड़ेगा। पहले देखो आप सोचिए इधर ये चार्ज पार्टिकल है, गौर से देखो Q नाम का ये चार्ज पार्टिकल है, से Q। ये एक यूनिफॉर्म स्पीड U से, कितनी स्पीड बेटा, U से, मोशन कैसा है यूनिफॉर्म स्पीड U से एंटर हुआ, जा रहा है और जैसे ही एंटर हुआ, जैसे देखो जैसे ही ये लेवल को उसने क्रॉस किया उसको कौन मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहाँ डायरेक्टेड है, ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डायरेक्टेड होने का मतलब क्या, आपने लॉजिकली समझ जाइए कि यहाँ लाइन से क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ लाइन से क्या मौजूद है, नेगेटिव चार्जेस। दीज पॉजिटिव चार्जेस विल रिपेल दिस वन, और ये क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई अब कैसा कि जैसे ही ये इसमें एंटर हुआ ये इसे रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से देखो उसका मूवमेंट बदल गया, पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके जाने लगा वो। तो अब चलो ठीक है, इसका मोशन 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, एक्स पे भी है वाई पे भी। पहले सिर्फ उसको फोकस करो एक्स पर, सिर्फ एक्स वाले पे फोकस करो। मैं बोलूँगा एक्स वाले पे जब आप फोकस कर रहे हैं तो आप पहले ये बात पे फोकस करो, एक्स एक्सिस पे जो उसका मोशन है वो यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेटेड है। एक्स एक्सिस पे उसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेटेड है। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, फुल मुश्तबा होगा वो, एज आई सेड। मुश्तबा टाइम क्या हो रहा, चलो अरेंद्र आप बंद कर दो, बैठो जल्दी, उधर ही बैठ जाओ। तो अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो मोशन है यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म मोशन है बेटा। उसको फोर्स कोई ढकेल रहा क्या एक्स एक्सिस पर, कोई उसको जाने से रोक रहा, खींच रहा क्या एक्स एक्सिस पे, जो रोक रहा क्या, नहीं। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन याद है, वो 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन आपने इधर ऐसा फेंके थे, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ नीचे लगता था, तो एक्स एक्सिस पे उसका मोशन हमेशा यूनिफॉर्म। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर एक्स एक्सिस पे उसका मोशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। यानी कि यहाँ पर किसी भी वक्त अगर वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो किसके बराबर रहेगी, यू एक्स के बराबर, यानी कि यू के बराबर। वेलोसिटी अलोंग एनी एक्स एक्सिस हमेशा 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 क्या रहेगी, यू के बराबर रहेगी। उसकी वेलोसिटी अगर चेंज होगी या स्पीड जो चेंज होगी वो सिर्फ वाई एक्सिस पे चेंज होगी, है ना, उसको ऊपर ढकेला गया तो सिर्फ इसी साइड में उसका स्पीड क्या होना है, चेंज होना है। अच्छा ठीक है, मैं पूछूंगा फिर आपका वेलोसिटी, अच्छा मैंने मेन तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था अपने को, है ना, तो मैं बोलूँगा ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, दैट इज x इज इक्वल्स टू u इंटू टी। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। बेटा ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की जैसे ही है ना, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया u इंटू टी। अब क्या करो, वर्टिकल मोशन पे फोकस करो। ये आपने हॉरिजॉन्टल पे फोकस किए थे, अब वर्टिकल। वो एक कैसा है,
एक्सेलरेटेड मोशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकल मोशन, यहाँ पर भी आप लिख दो यार, आप लिख दोगे, खुद से लिख दो यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन, वर्टिकल मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, वर्टिकल एक्सेलरेटेड है भैया, हॉरिजॉन्टल नहीं, therefore y इक्वल्स टू, है ना, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस, है ना, और t का स्क्वायर। मगर मैं जानता हूँ कि जैसे ही उसने एंटर किया, वो पहले से शुरू से मोशन में तो है, शुरू से मोशन में है, अरे हाँ पहले से ही है ना मोशन में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरू से है, मगर वो वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में थी, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में उसकी ज़रा से भी वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ ए वाई मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन यहाँ पर, क्यू ई बाय एम, अभी निकाले ना अपन ने एकदम शुरू में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्यू ई बाय एम, तो वो हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर, ये हो गया y की वैल्यू। अब क्योंकि ये y की वैल्यू हो गई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर y इक्वल्स टू क्यू ई टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम, है ना। चलो ठीक है भाई, मान लिया। अब आगे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी बनाना है अपने को, तो आप क्या करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू डालेंगे, आप t की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे जो कि x अपॉन यू रहेगा और यहाँ डाल देंगे, तो लिखेंगे आप देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 y इक्वल्स टू क्यू ई, और ना t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम यू स्क्वायर। तो ये अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी का फॉर्मूला फाइनली आ गया, दिस इज इट, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। आया समझ में, है ना। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली जब वो एंटर करेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी क्या आएगा, ये तीनों के तीनों आपने देख लिए। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन, मोशन 1D 2D इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो आप खुद ही बना सकते हो, है ना, ये खुद इस चीज़ को बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है चैलेंजिंग। ठीक है, हुआ। नेक्स्ट, अब हमारा पहला काम तो हो गया, ट्राइजेक्टरी निकालना। दूसरे काम पे बढ़ते हैं, फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ये सब देखेंगे और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी देखेंगे, है ना। वेलोसिटी देखो, हम जानते हैं Vx तो भैया किसके बराबर है, Ux के बराबर, यानी कि u के बराबर, मगर Vy का ऐसा नहीं है क्योंकि Vy में मोशन एक्सेलरेटेड था, तो Uy प्लस Ay इंटू टी। और जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया Uy तो 0 है, तो 0 प्लस Ay क्या होगा, QE अपॉन m इंटू टी। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं V क्या होता है, अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, देखो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ Vx कितना बेटा, U है, U का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये चलो कॉमन में ले लेंगे अपन, QE अपॉन m इंटू टी का होल स्क्वायर। तो ये रहा हमारा फाइनल वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी आ गया, है ना। अगर कोई आपसे वेलोसिटी वेक्टर पूछे तो यू आई कैप क्यू ई टी अपॉन एन जे कैप वेलोसिटी वेक्टर। अब एक चीज़ बची है, वो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, किसी भी चीज़ का डायरेक्शन, हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, है ना, वी वाई बाय वी एक्स। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है वेलोसिटी का डायरेक्शन। मतलब देखो, ये वेलोसिटी इधर है, यहाँ से टेंजेंशियली आउटवर्ड ये वेलोसिटी है,
ये इसका कंपोनेंट है, ये वी एक्स है, ये वी वाई, और ये एंगल थीटा। तो tan थीटा लेकर आप वी वाई बाय, सॉरी वहाँ से है, सॉरी एक्स एक्सिस से, माई मिस्टेक, ये एंगल थीटा। तो tan थीटा लेकर वी वाई बाय वी एक्स करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई कितना होता है बेटा, क्यू ई टी अपॉन एम, तो ये हो जाएगा क्यू ई टी अपॉन एम, और वी एक्स कितना है बेटा यू, तो ये हो गया थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्यू ई टी अपॉन एम। आया समझ में? दिस इज इट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली कंप्लीट होता है ना। सेकंड मेजर पार्ट जो था, पहले तो हम लोग से बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़े थे। दूसरा पार्ट आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़े थे। चैप्टर का तीसरा पार्ट जो बड़ा मेजर पार्ट, ये दो मेजर पार्ट है, कूलम्ब फोर्स और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिए, एक एक उसमें समझो कि क्या क्या पढ़े अपन ने सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, उसमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब चीज़ें देखे हमने। वो उसके वेक्टर के फॉर्मूले देखे अपन ने, उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड नहीं हुआ ना अभी, एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग ने क्या करे, आपके वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ी, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सिलेंडर, रिंग, स्फीयर, और आपका इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले पढ़े जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमजद। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्दर वी आर मूविंग इसके न्यूमेरिकल्स पे। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे, द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ज़्यादा नहीं, बस 15 न्यूमेरिकल्स है, बस 15। अब सारे के सारे आज तो हो नहीं पाएंगे, आई नो। 11:35 हो गए, 25 मिनट बचे मेरे, नहीं 1 घंटा बचा मेरा। को चलिए लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। एक घंटे में 25 हो जाते हैं, बस फिर आसान से स्टार्ट करेंगे, बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज of 5 microcoulomb at a distance of 80 centimeters from the charge। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एक आपके पास पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है? तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, विच कैन बी रिटन एज 5 × 10⁻⁻6 कूलम। एक डिस्टेंस दिया गया है 80 सेंटीमीटर, विच कैन बी स्टेटेड एज 80 × 10⁻⁻2 मीटर। और उसने आपसे कहा गया है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगाओ। पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। तो मैं कहूँगा देयरफॉर E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹। Q की वैल्यू क्या है बेटा? 5 × 10⁻⁻6। और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 80 × 10⁻⁻2। आई थिंक 5 8 ज़ा 40 होता है, तो 5 16 ज़ा आपका क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा।
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 1 ज़ा 5 16 ज़ा, और देखो ये देखो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 में से 6 गया, क्या बचेगा 3 अपॉन 0.16 हो जाएगा 0.16। अब ये 16 मैं जानबूझ के बनाया क्योंकि मेरे को इसका आंसर मालूम है 1/16 कितना होता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, चार्ज ट्रांसफ़र क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड अपन टॉपिक्स पढ़ रहे थे, मैंने 1/1.6 का बताया था आपको 0.625, 1/1.6 का 0.625, तो 1/0.16 का क्या आ जाएगा 0.0 डिनोमिनेटर छोटा हो गया ना 6.25। अगर मैं इसको एज इट इज 16 को करता तो 0.0625 सही था, वो कर लो, नहीं तो आपको ये ज़्यादा बेटर लग रहा होगा शायद, है ना। तो स्क्वायर ले लिया अपन ने, अरे इसका भी स्क्वायर है, तेरी ऐसी की तैसी एक मिनट को फिर कैंसिल नहीं होता। 80 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 का स्क्वायर, तोबा तोबा तोबा, थोड़ा तो रहम करो। तो 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5, 80 का क्या स्क्वायर है 64, 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। अब देखो क्या कर सकते हैं आप, -4 को ऊपर लेके जाओ, +4 हो जाएगा, तो 9 इंटू या 5 9 ज़ा 45, 45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 6400 है ना। 2 0 ये खा जाएगा, तो E इज इक्वल टू 45 अपॉन 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। वेल कैलकुलेशन मैंने भी इसका आंसर लिखा नहीं, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में क्या रही 45 अपॉन 64, देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन, देखो टाइम लग जाएगा नहीं तो बहुत। देखो फरजान कैलसी है नहीं लाए, मेरा बिजी है। एमन कैलकुलेशन देख क्या आ रहा है इसका, 45 डिवाइडेड बाय 64, एमन 45 अपॉन 64 0.703125 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर अरेंज करें तो 7.031 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, 7.031 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज इट। ठीक है, नेक्स्ट a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge, full stop. If the electric field (20 centimeter away from the center of the sphere is 1.5 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb,
and points radially inwards. What is the net charge on the sphere? Amjad, in dollars. What is the net charge on the sphere? एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ बेटा आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 10 × 10⁻² मीटर, और उसके ऊपर कुछ अननोन चार्ज है, अपन नहीं जानते चार्ज। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की दी गई है, कहाँ की दी है 20 सेंटीमीटर अवे द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻² मीटर। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और देखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली इनवर्स है, इसका मतलब इससे साबित होता है कि ये एक निगेटिव चार्ज की बात चल रही है। तो भाई ऐसा है, तो मैं अगर निगेटिव चार्ज की बात चल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स है तो मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर सॉरी चार्ज का वैल्यू क्या आएगा, हम जानते हैं E = 1/4πε0 Q/r²। तो भैया देखो E की वैल्यू क्या है -1.5 × 10⁻³ है ना, न्यूटन पर न्यूटन, 9 × 10⁻⁹ Q/r², r म्हणजे किती 20, यानी कि 400 × 10⁻⁻⁴। चलो Q के लिए सबको उधर ट्रांसफ़र करो, तो 4 × 10⁻⁻², ये 400 × 10⁻⁻⁴ क्या बन जाएगा 4 × 10⁻⁻², चला गया उधर, ये माइनस साइन इधर, 1.5 × 10⁻³ 9 × 10⁻⁹। अच्छा एक बात बता, 1.5 2 3 होता है, तो 1.5 4 क्या हो जाएगा 6, और 1.5 6 9 हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है 1.5 1 1.5 6 तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा Q = फिर -2/3, 4/6 क्या हो जाएगा 2/3, और ये देखो -2 + 3 क्या हो जाएगा 1, और ये 1 और -9 ये हो जाएगा -8, तो 10⁻⁻8। अच्छा 2/3 कितना होगा 0.666, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई Q = -0.66666 × 10⁻⁻8। अगर मैं इसको एक और डेसिमल इधर सरका दूँ, -6.67 बोल दो एक बार का, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलम। इसको आप क्या बोल सकते हैं -6.67 नैनो कूलम। This could be the answer. Next question. तरीका है, फटाफट पेन दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an infinite
line charge produces a field of 9 into 10 raised to power 4 Newton per Coulomb at a distance of 2 centimeter. Full stop. Calculate the linear charge density. Linear charge density कैलकुलेट करो. वायर के लिए बोल रहा हूँ. सेकंड पॉइंट अपना सेकंड नहीं था, अपन ने पढ़े थे. इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. फॉर्मूला क्या आएगा? 2 लैम्बडा अपॉन आर. देखा कैसा फटाफट आता, याद रहा तो. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा अपॉन आर. ई की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना होता है? 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9. 2 लैम्बडा अपॉन आर. आर कितना है? 2 सेंटीमीटर. 2 10 रेज़ टू पावर -2 है ना. स्क्वायर नहीं है इसका, याद रखना. 9 कटा 9 कटा 2 कटा 2 कटा. लैम्बडा इक्वल्स टू ये -2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 9. 4 में से 2 गया, बचा कितना? 2. और वो हो जाएगा फिर -7 है ना. 10 रेज़ टू पावर -7. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ. लैम्बडा इज इक्वल्स टू, अगर 100 लिखूँ यहाँ पे तो यहाँ लिखूँगा 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम पर मीटर. या फिर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 100 नैनो कूलम पर मीटर. एक बार चेक कर लो वैल्यूज. -2 इधर जाएगा तो सॉरी ये इधर गया, मल्टीप्लिकेशन में गया और ये डिवीजन में आया. 4 - 2 2 2 - 9 7 और इसको मैंने 100 बना के 10 का पावर -9 किया नैनो कूलम पर मीटर. दैट्स इट. नेक्स्ट इधर का हुआ क्या? Large thin metal plates are parallel and close to each other. First stop. On their inner faces, comma, the plates have surface charge densities of opposite sign
if magnitude and of magnitude 17.0 into 10 raised to power minus 22 coulomb per meter square surface charge density. What is electric field? Number 1, at outer of the first place, at outer of the first plate. Second, the outer region of second plate. Third, between the plates. यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको चीज़ों में। दो लार्ज थिन मेटल प्लेट्स है पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। इमेजिन करो ये इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है। उनके अंदर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइंस के चार्जेस है। मतलब यहाँ पर पूरे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और यहाँ पर पूरे नेगेटिव चार्जेस होंगे। आया समझ में? और उन सभी चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है 17 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। सेवनटीन इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। याद रखना सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इससे बड़ा फ़ायदा होगा हमारे लिए। अब वो कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाओ। 3 पॉइंट्स दिया है। फर्स्ट प्लेट के आउटर पार्ट पे, मतलब ये पॉइंट पकड़ लो ए, है ना। फिर इसके बाद द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट यानी कि बी, और तीसरा वाला उनके बीच में यानी कि सी पॉइंट पे। 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले ए पॉइंट का पकड़ो। देखो इसके वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ आएगी, ए की वजह से। बी की वजह से किधर आएगी? राइट साइड में, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ ई ए, और E1, और ये रहेगा E2। अच्छा एक बात बता, E1 और E2 पे जो चार्जेस, प्लेट P1 और P2 पे जो चार्जेस है उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है? सेम है। सिर्फ क्या फ़र्क है? पोलैरिटी का। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो इसी वजह से इसका डायरेक्शन इधर रहा, इसका डायरेक्शन इधर रहा। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकतें भी कैसी होंगी? सेम होगी। बस फ़र्क ये रहेगा कि वैल्यू तो सेम है मगर डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो मैं यहाँ लिखूँगा EA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1 माइनस E2, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में माइनस लेते हैं ना अपन, तो माइनस ऑफ E1 माइनस E2। बट E1 और E2 तो भैया एक दूसरे के बराबर है। अब E1 और E2 बराबर है तो भाई EA क्या हो जाएगा? 0, है ना। ये पहला आंसर। दूसरा बी वाला, मैं बोलूँगा देखो भाई ये प्लेट P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? इधर। प्लेट P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? इधर, है ना। नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ना, उसकी तरफ ही आता। वंस अगेन मैं कहूँगा एट पॉइंट बी क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस बार भी वंस अगेन E1 माइनस E2, बस इस बार प्लस E1 माइनस E2 रहेगा क्योंकि राइट साइड की बात चल रही है। मगर फिर से E1 और E2 इक्वल है तो आंसर क्या हो जाएगा?
0, वंस अगेन 0 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। नाउ फर्दर तीसरा, हाँ यहाँ 0 नहीं हो पाएगा नहीं, ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज के जो प्लेट P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर आएगा। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही आने वाला है। तो मैं कहूँगा देखो भाई, इस बार जो है आपका EC पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं, EC इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, यानी हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू क्या है, 17 इंटू 10⁻⁻22, और ये क्या आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर ये मेरा कहा जाएगा नीट में होता क्वेश्चन तो मैं लॉजिक का इस्तेमाल करता, है ना। मैं बोलता देखो भाई 17/8, 8 2 ज़ा 16 होता है ना, नहीं 8.85 है, वो 9 के करीब है, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये, है ना, ये 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले मुझे सिर्फ 1/8.85 की वैल्यू बताओ आयमन, 1/8.85, 1/8.85 रेसिप्रोकल आएगा, उसको याद रखना है आपको, 1/8.85। (0.112) ठीक है, इनफ हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। अब देखो हमेशा याद रखो 8.85 अगर नीचे आ गया तो 17 को आप 0.11 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पावर को अलग से एडजस्ट करना है, -22 प्लस 12 हो जाएगा -10। देखो कितना हो रहा फिर ये, 17 को 0.11 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा 1.87। तो देयरफॉर मैं बोलूँगा EC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.87 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये आ गया आपका, एक मिनट थोड़ी देर लिखता हूँ, 1.87 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। दिस इज इट। Next question. Two positive point charges of 16 microcoulomb and 4 microcoulomb are separated in vacuum by a distance of 3.0 meters. Full stop. Find the point on the line between the charges where electric field is 0. वो पॉइंट का पता लगाइए चार्जेस के बीच में जिसका जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। बहुत आसान है, अपने कूलम्स फोर्स में भी इस टाइप के प्रॉब्लम किए थे, है ना, वही है पूरा वही है। एक चार्ज इधर है मान लो 16 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज इधर है
4 माइक्रोकूलम का। ये मान लो न्यूट्रल पॉइंट है आपका। अब अगर न्यूट्रल पॉइंट है, चलो इसको मान लो ए नाम दे दिया मैंने, बी नाम दे दिया, तो ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? बैलेंस्ड होगी। तो मैं लिखूँगा ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन आर ए का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया है भाई उनके बीच का? 3 मीटर्स, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको 3 मीटर्स दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितना है? 3 माइनस एक्स। तो देखो आर ए कितना है, फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यू ए कितना है? क्यू ए है 16 माइक्रोकूलम, 16 इंटू 10⁻⁻6। आर ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। क्यू बी की वैल्यू क्या है? 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6। इसकी आर बी की वैल्यू क्या है? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, ये कटा, ये कटा, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, है ना। अब बचा क्या फिर? 4/x स्क्वायर 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेने पे 2/x इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस एक्स, 2/x इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। तो 6 माइनस नहीं 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 3x। x इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स। तो 16 माइक्रोकूलम के चार्ज से उसकी डिस्टेंस क्या होगा? 2 मीटर्स होगा। और वहाँ से अगर देखा जाए तो 1 मीटर 4 माइक्रोकूलम के चार्ज से। आया समझ में? नेक्स्ट, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, बट थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट। आई थिंक आप कर लोगे। 2 पॉइंट चार्जेस 9q एंड -25q। फिक्स्ड at separation small d, full stop, at what distance from 9q electric field is 0, full stop, not full stop, on the line joining the charges, on the line joining the charges। ठीक है, करो सॉल्व ये वाला प्रॉब्लम। देखते हैं कौन कर पाएगा आप में से।
एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है। पिछले केस में दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा? बाहर आएगा कि अंदर आएगा? बाहर आएगा इस बार, है ना। बीच में भी अंदर आ गया था, मतलब दोनों के बीच में आया था। मगर याद रखना हमेशा, जब भी पोलैरिटी ऑपोजिट रही तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर आता है। अब सवाल उठा कि न्यूट्रल पॉइंट बाहर तो आएगा, मगर कौन से चार्ज के करीब? मैंने क्या बताया था तरीका? जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम हो, जिसकी वैल्यू, साइन को छोड़ो वैल्यू को देखो, तो सबसे कम वैल्यू कौन है? 9Q। तो वो 9Q के पास में आएगा। अब करो फिर सॉल्व, मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए। बताओ, मेरे पास उसका आंसर नहीं है, देखना पड़ेगा। माइनस साइन तो नहीं लगाते? ओके, ये सही है, सही है, सही है। स्क्वायर लिया आपने, हाँ बराबर लिए, सही है। 3D + 3x + 5D, सही है, सही है, सही है, सही। 2/3D। चलो करो करो। करो ट्राई, शायद न्यूट्रल पॉइंट बाहर आने वाला है। इससे पहले डायग्राम बनाओ तो समझ में आएगा तुमको। एक जगह 9Q लिखो, एक जगह -25Q लिखो। न्यूट्रल पॉइंट को बाहर लो 9Q के करीब। अब 9Q से न्यूट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस को x पकड़ो, और -25 से लेकर न्यूट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x + d हो जाएगा। बाहर है ना वो, इसलिए x + d हो गया। फिर फॉर्मूला लगाओ, ये = EB 1/4πε0। क्या आएगा फिर? सब करो अच्छे से। अस्तगफिरुल्लाह। x पहला ये डायग्राम बराबर बनाए कि आप लोग ने, ये पहला स्टेप है। इतना तो भी आना चाहिए आपको। अब देखो, इसको A पकड़ो, इसको B पकड़ लो। EA = EB। अब EA = EB है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A 1/4πε0 9Q/x²। 1/4πε0 25Q/x + d का होल स्क्वायर, है ना। ये कटा, ये कटा, Q भी कट गया, बचा क्या? 9/x², 25/x + d का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिए, 3/x = 5/x + d। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x + d को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x + 3d = 5x। इसको उधर ट्रांसफ़र करो, 2x, x = दैट्स इट। चलो नेक्स्ट।
चार्ज स्मॉल q इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोकुलम, अ चार्ज स्मॉल q इक्वल्स टू 1 माइक्रोकुलम is placed at point (1 meter, 2 meter, 3 meter). First up, find electric field at point P equals to P 10 मीटर, 10 है कि 0 है रे, 0 मीटर, -4 मीटर, 3 मीटर। एक पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, दूसरे पॉइंट पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमेशा हमको डायरेक्ट डिस्टेंस दिया रहता था, अब कैसे करेंगे तो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले बात को समझ लो, आप सीन को समझो। मान लो ये पॉइंट O है जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q नाम का जो भी चार्ज होगा ये पॉइंट O पे रखा हुआ है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों तरफ फैल रही है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी ऐसा चारों तरफ फैली हुई है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, है ना। ऐसा बल्ब में जैसे रोशनी फैलती वैसे चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। तुमको एक पॉइंट P दिया, बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो पता लगा। अब देखो मान लो ये सोर्स चार्ज है, तो इसका जो लोकेशन है मान लो वेक्टर r1 से दूंगा मैं, कि चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसका लोकेशन क्या आएगा, वेक्टर r1 है ना। मतलब इसका पोजीशन वेक्टर होता है ना, ये यहाँ पर है करके। और ये जो चार्ज, ये जो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो इसका जो लोकेशन है मैं दूंगा वेक्टर r2 से। क्या दूंगा, वेक्टर r2 से। थोड़ा सा ये ब्लू लाइन बहुत कचरा कर रही है, उसको हटा देता हूँ, समझ जाओ। ये चार्ज पॉइंट O, इसका लोकेशन वेक्टर r1, और इससे दूरी पे कुछ वेक्टर r, ये दूसरा चार्ज है, चार्ज नहीं सॉरी पॉइंट है, जिसका लोकेशन वेक्टर r2 है। और इस चार्ज Q के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो मुझे मालूम करना है ना। मतलब ये डिस्टेंस चाहिए उसके लिए मुझे सबसे पहले। तो देखो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं बोलूँ यार कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिखूंगा बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r2, यानी वेक्टर r क्या होगा, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 होगा। ये r2 में से r1 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये r2 है, ये r1 है। 0 i कैप माइनस 4 j कैप 3 k कैप, 1 i कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप। चलो करो फिर कैलकुलेशन, माइनस करो इसको पहले। तो 0 में से गया 1, क्या बचेगा, -1 i कैप। -4 में से गया -2, क्या बचेगा, -6 j कैप। 3 में से गया 3, 0 k कैप। ये वेक्टर r आ गया। मगर हमें तो क्या चाहिए रहता है, इनका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या लगेगा, √1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी कि 36। तो आप वेक्टर r या फिर जस्ट r को बोल सकते हैं √37। ये क्या आ जाएगा, √37। नाउ फर्दर E क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। 9 × 10 का पावर 9, Q कितना बेटा, 1 माइक्रोकुलम, 10⁻⁻6। अब सारा ये डिस्टेंस 37। एक बार एक मिनट, 10 - 1 अगर होता तो क्या कैंसिल हो जाएगा, हाँ वो तो 37 लिखा जाएगा।
वो मसला नहीं है। मसला ये है कि नंबर बहुत गंदा आया वो 37 डिनोमीटर में। मतलब ये ऐसा कैसे आ सकता, मतलब कोई नंबर, मेरा असल में ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ 0 है कि 10 है या कुछ और है, क्योंकि नंबर ये प्रॉपरली लिखा नहीं मैंने। ये 10, अगर 10 ले लिए तो उसको क्या आएगा, 10 में से 1 गया, 9। 9 का स्क्वायर क्या होता, 81। 81 प्लस 36, नहीं फिर से वही कुछ नंबर आएगा, कुछ नहीं आ रहा। अगर 6 लिया होता तो क्या होता, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 36 वो था 61। फिर भी गंदा ही नंबर आ रहे हैं, जो भी गंदा है पर अपना ही है चंदू। अब करो 9 डिवाइडेड बाय 37 कितना हो रहा देखो, अहमद, एक 9 डिवाइडेड बाय 37 0.24, तो 0.24 और 24 है 10⁻³ है ना। तो इस तरह से न्यूटन पर कूलम आंसर आया। 0.24 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बाकी कर लेता हूँ। 12:30 तक है ना कि 1 बजे तक के हैं? 1 बजे तक, ठीक है। वो तो आज मैं भी डाउन हो, नहीं तो बेटा ले लिया होता पूरा भगा भगा के। चाय भी नहीं पिया ना मैंने।